Hello students, how are you? Hope you all are fine. Okay, so in the previous lecture we have just finished concentration terms lecture 1, and in that lecture there were 5 concentration terms: percentage W by W, percentage W by V, percentage V by V, that is ppm as well as ppb. तो ये 5 कंसंट्रेशन टर्म्स हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यू कैन जस्ट विजिट द लिंक एज वेल एज। इस लेक्चर में हम आपका कंटिन्यू करेंगे उसकी के आगे से, दैट इज मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म नंबर 6। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन आप ये समझ लीजिए कि सेशन के स्टार्ट में पढ़ाया जाता है। क्लास 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 12th में भी फर्स्ट चैप्टर में। और यकीन मानिए कि सेशन के एंड में यदि स्टूडेंट से इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो वो भूल जाता है। क्यों भूल जाता है आपके पास? व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन इन दिस फार्मूला? धीरे धीरे पढ़ेंगे, होप आपके साथ ही प्रॉब्लम ना हो। तो इसके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, कितने तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, क्या क्या इससे और भी वेज निकल सकते हैं, ऑल द कंडीशंस हम इस पे पढ़ने वाले हैं। सो वी विल जस्ट स्टार्ट द टॉपिक मोलैरिटी। क्लियर? डिनोटेड बाई कैपिटल एम। अब मोलैरिटी, क्लियर? बात समझ में आ रही? तो ये मोलैरिटी वर्ड आपके पास जो डिराइव होता है ये होता है मोलर से। अब बात आती है कि एक्चुअल में क्या होता है। तो जो बुकिश लैंग्वेज होती है वो ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इस डेफिनेशन में एक चीज है जो गौर करने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है ये यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? यूनिट का मतलब होता है 1। बात समझ में आ रही? यूनिट का मतलब होता है 1। तो कहने का मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है कि दैट मीन्स हाउ मैनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि जो आपका सॉल्यूट है वो जो आपके पास 1 लीटर है, 1 लीटर में आपके पास उसके कितने मोल्स हैं, ये आपको पता चल रहा है किससे? जो आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है मोलैरिटी की, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वहाँ पर जो आपका फर्स्ट लेक्चर था कंसंट्रेशन टर्म्स का, हमने बताया था व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, प्रॉपर क्लासिफिकेशन बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम। लॉजिक समझ में आ रहा है कि कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आफ्टर दैट यदि हम इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे सपोज करिए हमने आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी लिख दी, क्या कि हमने बोला कि आपके पास, इसको हम कैपिटल एम से नोट करते हैं, तो हमने लिख दिया कि 2m ऑफ MgO। क्लियर? हमने कुछ ऐसी कंडीशन लिख दी। तो अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझिएगा जरा हमारे पास क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 मोल्स हैं हमारे पास किसके? MgO के। कितने में? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब ये 1 लीटर का मतलब समझिएगा, यहीं पर आपके पास 1000 ml भी हो सकता है विदाउट एनी डाउट, और यहीं पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें डेंसिटी भी दी गई होगी, और डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी हो जाती है, ml में भी हो जाती है। क्लियर? और लीटर में भी तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो दैट इज द रीजन कि आपको याद रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml एज वेल एज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 2 मोल्स ऑफ MgO इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट डिनोटेड बाई दिस वन 2m। M is molarity, that means moles of solute in 1 liter of solution. तो what is the meaning of this? 2 moles हैं MgO के, कितने में? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि MgO के 2 मोल्स हैं, तो मोल्स से यदि हमको मास निकालना है तो क्या कर दें? मोल्स इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका? सीधा सा लॉजिक है, 24 + 16 इन द सेंस 40। तो क्या आ गया हमारे पास? 80 ग्राम। तो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि 80 ग्राम आपका अवेलेबल है MgO इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यदि इसको थोड़ा सा और डिफाइन करो, तो यदि सपोज करो आपने बोल दिया कि हाफ एम है हमारे पास MgO का, आप क्या करोगे? आप सीधा सा लॉजिक, तो हाफ एम का मतलब क्या हो गया? यस, सही बोल रहे हो आप। क्या बोल रहे हो आप? हाफ मोल्स। बोले सर हमने तो कुछ बोला ही नहीं, आपने सुन लिया। खैर, क्या बोला आपके पास? हाफ मोल्स। लॉजिक समझ में आ रहा है कि जो ये लिखा हुआ है हाफ एम, तो दैट इज द मीनिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? So that means half moles of MgO in 1 liter of solution. The meaning of M is pretty clear, unit, and the unit denotes 1 liter. Clear? बात समझ में आ रही? तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि मोलैरिटी हमेशा किस पे निकाली जाएगी? सॉल्यूशन में।
तो ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि मोलैरिटी विल बी कैलकुलेटेड बाई सॉल्यूशन। सो ये चीज़ माइंड में आपकी रहनी चाहिए कि आपकी दो चीज़ें यूज होंगी फॉर्मूले में, एक तो मोल्स ऑफ सोल्यूट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात समझ में आ रही है कि जो आपके पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास लीटर में होना चाहिए। तो वहाँ से हमारे पास निकल के आती है टर्म जिसको हम बोलते हैं क्या, मोलैरिटी। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है? अब इसमें एक और चीज़ हमारे पास देख लेते हैं, वो भी क्या, तो अब देखिए ज़रा, हमने क्या बोला कि जो मोलैरिटी वर्ड है वो किससे निकला हुआ है, मोलर से। तो क्लियर, तो मोलर को हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल एम से। और यदि हम इसकी यूनिट देख लें आपके पास, तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए मोल्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, सीधा सा लॉजिक, मोल, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो यूनिट होती है मोलैरिटी की वो क्या होती है, मोल पर लीटर, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं आपके पास क्या, मोलर। तो यदि आपके पास कहीं लिखा हुआ 5 मोलर, बात समझ में आ रही है, ये लिखा हुआ 2 मोलर, तो मोलर का मतलब क्या है कि ये मोलर ही आपके पास है कैपिटल एम। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यदि आप सपोज करो ये पूरा फॉर्मूले से यूनिट निकल के जो आता है, आंसर जो आता है, यदि उसमें यूनिट आप मोल पर लीटर ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल पर लीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम, या क्या लिख सकते हो, मोलर। बात समझ में आ रही है हमारे पास, लॉजिक क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है 5 मोलर का, कि मोलैरिटी 5 एम है, इसका मतलब 5 मोल्स हैं सोल्यूट के इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्लियर है? तो अब इसी से देखिएगा हमारे पास जो मोलर है, मोलर के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि यदि सपोज करिए बोल दिया गया कि आपके पास बाई मोलर सॉल्यूशन है। बाई मोलर का मतलब क्या होता है कि मोलैरिटी कितनी है, 2 हो गई। ऐसे यदि बोल दिया गया कि भाई ट्राई मोलर है, तो ट्राई मोलर का मतलब क्या हो गया, 3। ऐसे बोल दिया गया कि भाई हमारे पास टेट्रा मोलर है, तो क्या हो गया हमारे पास 4m। पेंटा मोलर तो 5m, ऐसे अप टू सो ऑन आपका इंक्रीज करता जाता है। ऐसे यदि हम इसको यहाँ पर देखना चाहें तो यदि बोल दिया गया सेमी मोलर, क्लियर, तो अब आपको सेमी से शायद याद हो, जिप्सम का फॉर्मूला कभी आपने पढ़ा हो, क्या पढ़ा आपने कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्लियर। अब उसी से आपके पास जब पीओपी बनता है तो पीओपी क्या होता है, CSO4.5H2, तो हाफ को क्या बोला था आपने, हेमी हाइड्रेट, या फिर उसको सेमी भी बोल सकते हैं, सेमी हाइड्रेट। तो लॉजिक वही है, हमारे पास सेमी मोलर का मतलब होता है हाफ। यदि हम यहीं से बोलते हैं आपके पास डेसी मोलर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास m/10। फिर यदि हम बोलते हैं आपके पास यहीं से सेंटी मोलर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास m/100। यदि यहीं से आप बोल दो मिली मोलर, मिली मोलर नहीं मिली मोलर, जो आप बोलो मोलर मिल गई, खैर बात समझ में आ रही है, तो क्या हो गया मिली मोलर। तो ये जस्ट वैसे ही वेरी करता है जैसे कि हमारे पास नहीं पैरामीटर होता क्या, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, है ना, फिर उसका डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये तो बहुत बचपन में पढ़ा हुआ था ना। बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही बोल देता है कि सॉल्यूशन आपका कैसा है, या जो आपके पास मोलैरिटी है वो ऑलमोस्ट सेमी मोलर है। तो सेमी मोलर का मतलब ये हो गया कि हाफ मोल है सोल्यूट के इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यदि बोल दिया गया डेसी मोलर, तो इसका मतलब 1/10 है क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये चीज आपको समझनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम। बात समझ में आ रही है? एम का मतलब इतने मोल्स हैं सोल्यूट के इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर, सेम मीनिंग, कैपिटल एम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिएगा हमारे पास। सो लिखिएगा जरा हमारे पास, यहाँ पे लिखना है आपको कैलकुलेट मास, कैलकुलेट मास। और पहला क्वेश्चन बोला गया हमारे पास 2m ऑफ 250 ml ऑफ H2SO4, और इसी के बाद दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं m/5 ऑफ 500 ml ऑफ CaCO3। क्लियर? तो यहाँ से आपको मास निकालना है। तो अब m तो समझ में आ गया आपको, बात समझ में आ रही है? m का मतलब क्या है, मोलैरिटी। तो यदि बोला जाए कि ये कौन सा है आपके पास, यस बाई मोलर है, अभी तो पढ़ा गया आपको, बाई मोलर का मतलब 2 टाइम्स हो जाए। तो अब देखो आप इसका मतलब ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास। तो अब यदि पहला क्वेश्चन आप देखो तो यहीं से क्लियर हो गया क्या,
कि 2 मोल है हमारे पास H2SO4 के, किसके, H2SO4 के इन 1 लीटर। बात समझ में आ रही? या कह सकते हो आप 1000 ml। 1000 ml में आपके पास कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो 1 ml में कितने मोल्स हो जाएंगे भाई हमारे पास? लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि भाई हमारे पास 1000 में 2 हैं, तो 1 में कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/1000। बात समझ में आ रही है? और फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास कि भाई 250 ml है, तो 250 ml का मतलब क्या हो गया कि 2/1000 मल्टीप्लाइड बाई 250, कैंसिल आउट कर दिया आपने, क्या आ गया हमारे पास? हाफ। तो कितने मोल आ गए हमारे पास? हाफ मोल आ गए। किसके आ गए? H2SO4 के आ गए। तो उसका मास निकालना है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। ये तो पढ़ा है। तो मोल्स कितने आ गए आपके पास? हाफ। और मोलर मास कितना होता है इसका? कैलकुलेट कर लो। 2 + 32 + 64 कितना आ गया आपके पास? 98 ग्राम पर मोल। सो 98 का मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा आंसर? 49 ग्राम। ये आंसर आ गया। बोलो सर एक बार और समझा दो। खैर देख लो, देखो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया। 2 मोल्स हैं इन 1 लीटर में, तो ये समझो ना कि 1000 ml में कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। उसको छोड़ दो, सुनो केवल 1000 मोल्स, 1000 जो ml था, क्लियर, उसमें कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। बात समझ में आ रही है? तो 1000 का यदि हाफ कर दोगे, लॉजिक समझ में आ रहा है कि 2 मोल्स तो किस में है? 1000 में। यदि वॉल्यूम आपका हाफ हो जाएगा, मतलब 500 ml बचा, तो कितने मोल्स आ गए? 1 मोल। मोल्स भी तो हाफ हो जाएंगे जब वॉल्यूम हाफ कर दिया तो, क्लियर। अब 500 ml में 1 मोल है, तो 500 का भी यदि हाफ कर दोगे तो 250 ml। 250 ml में कितने बचेंगे? हाफ मोल। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो वही सिचुएशन यहाँ पर है कि ये सब आप ना भी करो तो इसको करने का सिंपल सा लॉजिक क्या होता है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इन क्वेश्चंस को करने का, क्या? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, और यदि वॉल्यूम आपका लीटर में नहीं है तो अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा कि वॉल्यूम नॉट इन लीटर, क्लियर। और यदि लीटर में है तो ये 1000 आपको नहीं लिखना है, फिर आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिख देना है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? बात समझ में आ रही है कि यदि आपका ये लीटर में ऑलरेडी दिया गया है वॉल्यूम, तो डिनोमिनेटर वाला आपको हटा देना है। तो करना क्या था यहाँ पर? मोलैरिटी आपकी दी गई है 2, वॉल्यूम दिया गया है 250, और ये क्योंकि लीटर में नहीं है तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, और मोलर मास आपके पास कितना है इसका? 98। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया 49 ग्राम। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलो सर ये तो इजी हो गया। अब यहीं पर यदि आपके पास 250 सेंटीमीटर क्यूब लिखा होता तो सेम कंडीशन, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो सेम कंडीशन वहाँ पर भी यही करनी है। तो यदि वॉल्यूम आपका ml में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डिनोमिनेटर में ये रहेगा, और यदि वॉल्यूम आपका लीटर में है तो यही आपका नहीं रहेगा। लिख के रख लेना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देख लो। बोले सर ये हम कर लेंगे, रुको सर, तो आप पॉज कर लो वीडियो। खैर, तो अब देखो ये ml में है, तो मतलब 1000, और CaCO3 का देख लो 40 + 12 + 48 कितना आ गया आपके पास? 100, क्लियर। तो 5 से 2 और 5 10 क्या आ गया हमारे पास? 10 ग्राम। बोलो सर ये तो बहुत इजी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको थ्रेटनिंग होते हैं, इसलिए आपको इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको फिर से फोकस कर लीजिएगा, फॉर्मूले में फोकस रखिएगा कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ तभी कंडीशन है जब वॉल्यूम आपका ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब में हो। यदि आपका लीटर में है तो उसमें हमें इसको चेंज नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई? 1/5 × 500, उसको हमने कन्वर्ट अपॉन 1000 लीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाई जो उसका मोलर मास होता है। तो यहाँ से 500 से आपका 2 टाइम्स चला गया, 5 × 10, 10 से आपका 10 ग्राम। सो देखते हैं जरा, हमारे पास लिखा हुआ हमारे पास कैलकुलेट मोलैरिटी। नॉर्मल से क्वेश्चन है आपके पास, आप इनकी बुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम तो नॉर्मली आपको सेल्फ करा रहे हैं। तो ए नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। और बी नंबर लिखा हुआ हमारे पास 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 250
ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर डेंसिटी दी गई हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी लिखी हुई है, तो इस पर हमें वर्कआउट करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ए नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 90 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है। तो ये तो फैक्ट हो गया कि भाई ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। क्लियर, बोलो सर वो तो समझ में आ गया। 500 वॉल्यूम भी दिया गया, तो फिर क्या चाहिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मास हो गया ग्लूकोज का अपॉन उसका मोलर मास, तो मोलर मास हमको याद होना चाहिए। इसका नहीं याद है तो आपको हम कई बार वीडियो में बता भी चुके हैं कि C6H12O6, तो ये आपका 12 होता है एक कार्बन का, 6 कार्बन का कितना हो गया 72, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 96, ऐड कर लोगे तो आपका 180 आ जाएगा। तो क्या हो गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 500 हो गया। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो यहाँ से 1000 का डिवाइड करा दिया, तो ऊपर क्या आ गया 1/2, नीचे क्या आ गया 1/2, तो आंसर क्या आ गया 1m। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो आप इसको नॉर्मली आप देख करके ही बता सकते थे कि भाई देखो ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो मतलब 1 मोल होता है 1 लीटर में, है ना, और ग्लूकोज का मास हाफ कर दिया गया, वॉल्यूम भी हाफ कर दिया गया, तो रहेगा तो 1 ही ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब आ जाते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या लिखा, 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है, H2SO4 इज डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखो इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं हमारे पास, तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको माइंड में रखना है। पहला जो आपने वीडियो देखा हो कंसंट्रेशन का, वहाँ पर हमने आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी बताई हुई है कि कैसे आपके पास जो मास दिया गया होता है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, कैसे वॉल्यूम दिया गया था तो उसको मास से कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। खैर बात समझ में आ रही। तो अब देखो मोलैरिटी निकालनी है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 49 अपॉन, अब H2SO4 का आप देख लो तो 2 + 32 + 64 कितना आ गया हमारे पास 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो ये वॉल्यूम आपके पास किस में कन्वर्ट होना चाहिए, लीटर में, है किस में, ग्राम में। तो आप देख लो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या दी गई आपके पास 1 और वॉल्यूम क्या है 250। क्लियर, बात समझ में आ रही, 250 ग्राम। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 250 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये वॉल्यूम निकालना था ना हमारे पास। ओके यहाँ पे देखिए जरा, वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी, बहुत सिंपल सा था। तो मास दिया गया 250, ये दी गई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या आ गया 250 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, बात समझ में आ रही है, क्या आ गया हमारे पास वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देख लो, अब इसको भी किस में कन्वर्ट होना चाहिए, लीटर में। तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से देख लो 1/2 1/4, सो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, सॉरी 1/2। क्लियर है, 4 ऊपर गया आपके पास, सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा हमारे पास ये 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 कैपिटल M। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, बात समझ में आ रही है कि आपने क्या देखा यहाँ पर, सीधा सा लॉजिक है कि जो भी हमारे पास 98 ग्राम था 1 लीटर में आपके पास 1m होगा। अब 98 ग्राम का हाफ कर दिया गया तो 1 लीटर में कितना होगा हाफ m। अब उसका भी हमारे पास 250 कर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कि 1/4 का डिवाइड हो जाएगा, और जब 1/4 का डिवाइड हो जाएगा तो आपने देखा कि 4 ऊपर चला जाएगा और 2 आपका डी नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2m। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो जब कभी भी आपके पास मास दिया गया हो, डेंसिटी दी गई हो, तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो वहाँ से हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका दिया गया था ग्राम में, ये दिया गया था सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये ग्राम में था और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो अपॉन का जो सेंटीमीटर क्यूब है वो ऊपर चला गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन कर। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपके पास मोलैरिटी इक्वेशन। क्लियर, मोलैरिटी इक्वेशन बड़ा अच्छा टॉपिक है हमारे पास। यहाँ पर देख लेते हैं 2 केसेस में होते हैं हमारे पास। केस 1 व्हेन
single substance having same amount but different volume. क्लियर? बात समझ में आ रही है कि जो आपके पास कोई एक सिंगल सब्सटेंस है जहाँ पर आपके पास जो उसका अमाउंट है वो सेम है बट वॉल्यूम क्या है हमारे पास डिफरेंट है। ये तो केस नंबर 1 है। तो आप देख लो इधर हमारे पास कंटेनर ले लो कोई हमारे पास, जैसे सपोज करिए हमारे पास कुछ ऐसा कंटेनर, दूसरा एक कंटेनर हमने ले लिया समथिंग कुछ ऐसा। क्लियर? हमने बोल दिया इसको ए कंटेनर, ये इसको बोल दिया बी कंटेनर। तो अमाउंट क्योंकि सेम है तो यहाँ पर भी आपके पास जो N1 है और N2 है तो हम कह सकते हैं कि N1 N2 के इक्वल होगा, क्योंकि भाई अमाउंट तो सेम है ना, वॉल्यूम डिफरेंट है। तो आप देखो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था वो ये पढ़ा हुआ था N/V। याद आया कुछ सॉल्ट में? क्या मोलैरिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? मोल्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर देखो, अब देखो वॉल्यूम यहाँ पर V1 है और यहाँ वॉल्यूम क्या है? V2 है। तो ऑब्वियस सी बात है मोलैरिटी जो आपके पास है, मोलैरिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मोल्स तो फिक्स है, वॉल्यूम ना चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगा तो भैया मोलैरिटी भी ना चेंज होगी। होगी कि नहीं होगी? बोले सर होगी। क्यों नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो दैट इज रीजन कि वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो व्हेनेवर वॉल्यूम इज V1 मोलैरिटी इज M1 और वॉल्यूम V2 मोलैरिटी M2। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई इसकी मोलैरिटी M1 है, इसकी मोलैरिटी क्या M2 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि N1 इक्वल टू N2 है। तो N1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? M1 V1 से। और इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? M2 V2 से। तो ये आ गई नॉर्मलिटी इक्वेशन नंबर 1। बोले सर बड़ी जल्दी हो गई। बात समझ में आ रही? तो ये याद रखना है आपको क्या कि जब एक सिंगल सब्सटेंस है, बात समझ में आ रही है, तो पहले उसका जो वॉल्यूम है वो कुछ और था, बाद में वॉल्यूम कुछ और हो गया लेकिन अमाउंट उसका सेम रहा। क्लियर? तो उस केस में हम मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? तो अभी हम यहाँ पर इसको एक क्वेश्चन करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, लिखिएगा ज़रा। 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 2 m of 2 liter HCl solution. Clear? Calculate the molarity of resulting solution. गाना नहीं गा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। खैर बात समझ में आ रही है? ये कंडीशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ हमारे पास? भाई देखो हाईलाइट करो जो दिया गया, 4 लीटर 2m 2l, इतना तो भैया हमको दिया गया। तो अब देखो जरा कंडीशन समझना। 4 लीटर वाटर में ऐड कर दिया गया भैया, पहले तो 2 लीटर था। बात समझ में आ रही है? पहले जो सॉल्यूशन था हमारे पास वो 2 लीटर था, अब 4 लीटर वाटर उसमें ऐड कर दिया गया। तो अब कंडीशन इमेजिन करो कि सपोज करो हमारे पास ये 2 लीटर था पहले पूरा, अब इसे 4 लीटर ऐड कर दिया गया तो भैया 6 लीटर ना हो गया। बात समझ में आ रही है? तो पहले मोलैरिटी क्या बोला गया है? 2m थी भैया, मोलैरिटी हमारे पास 2m थी, तो बोला क्या गया है भैया? क्या निकाल दो हमारे लिए? V2। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है कि पहले वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम अब बढ़ गया। बात समझ में आ रही? लेकिन मोल्स तो भैया दोनों केस में सेम रहेंगे और मोल्स से कोई लेना ही देना नहीं है। लेना देना तो सिर्फ हमारे पास मोलैरिटी से है। मोलैरिटी यदि यहाँ पर आपके पास कुछ है तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और 2m का मतलब तो आपको पता ही है, 2 मोल ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? तो देख लो जरा यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी। M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का M2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? M1 V1 अपॉन V2। भैया V2 डिवाइड में ले आओ। तो M1 क्या दिया गया है? 2। V1 कितना दिया गया है? सेम 2। और जो हमारे पास V2 दिया गया वो कितना दिया गया है? अब यहाँ पर देख लो 6 कैसे आ गया? बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये 4 उसमें ऐड हो गया ना तो 6 ना हो जाएगा, 2 + 4 6। तो अब देखो पहले दिया गया था 2, अब उसमें ऐड हो गया तो V2 क्या हो गया? 6। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो यह आ गया 2/3 और 2/3 का मतलब क्या होता है? 0.67 कैपिटल M। बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे आप उसमें वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी मोलैरिटी क्या होगी? कम होती जाएगी।
बात समझ में आ रही? क्लियर? क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि मोलैरिटी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। यदि आप यहाँ पर देखो तो जो m1 है v1, तो यदि यहाँ से आप v1 को देखो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो m1 की जो मोलैरिटी है वो v1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे v2 को यहाँ ले आओगे तो m2 की जो मोलैरिटी होगी वो v2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर है? खैर, तो ये तो भैया हो गया केस 1 है ना। अब केस 2 करते हैं। केस 2 भी काफ़ी अच्छा सा है। यहाँ पर केस 2 में हम कुछ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, लिखिएगा। केस 2 में हमारे पास ये है व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस having different amounts amount / volume are present। क्लियर? कि भाई जब हमारे पास दो डिफरेंट सब्सटेंस हो, उनका अमाउंट भी क्या हो, डिफरेंट हो, उनका वॉल्यूम भी क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस समय मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देख लेते हैं जरा। तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है ना, कि भाई यहाँ पर n1 हो गया, m1 हो गया और v1 हो गया, यहाँ पर n2 हो गया, m2 हो गया और v2 हो गया। इनको दोनों को मिक्स कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया हमारे पास। बात समझ में आ रही है? तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, हम उसकी मोलैरिटी को लेट कर लेते हैं कि भाई उसकी मोलैरिटी क्या है हमारे पास, m है। तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम उसका बढ़ ना जाएगा, क्योंकि अब इसका वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2, तो दोनों बढ़ ना जाएंगे हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं आपके पास क्या, कि इसके मोल्स है n1, इसके मोल्स क्या हैं n2, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के मोल्स क्या आ गए हमारे पास n। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के मोल्स ऐड हो गए ना आपस में, तभी तो n मिला हमारे पास। मिला कि नहीं मिला? बोले सर सही कह रहे हो। सही नहीं कह रहे, यही होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो n का फॉर्मूला क्या लिख रहा था, mv, तो n1 की जगह क्या लिख सकते हो, m1 v1, n2 की जगह क्या लिख सकते हो, m2 v2, और ये जो n आया हमारे पास इसकी जगह क्या लिख सकते हो, m और यहाँ पर, या फिर इसकी जगह लिख दो आप m3 v3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर याद ये रखना है आपको क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 m3, यहाँ पर याद रखना है कि v3 जो होगा वो v1 और v2 के सम के इक्वल होगा। हमको फोकस सिर्फ इस बात पे करना है, क्योंकि भैया वॉल्यूम जो हमारे पास है वो दोनों का एडिशन ही ना आएगा कि वो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द सेकेंड मोलैरिटी इक्वेशन इन केस ऑफ मिक्सचर्स और द सब्सटेंसेज हैविंग डिफरेंट अमाउंट एज वेल एज डिफरेंट वॉल्यूम। क्लियर? एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक ओके। देखते हैं जरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास, व्हाट अमाउंट ऑफ या व्हाट वॉल्यूम लिख लो यहाँ पर आपके पास, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 MnHCl and 2 MnHCl is mixed to obtain 6 MnHCl of 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अब आप यहाँ देख लो, यहाँ मोलैरिटी आपके पास अलग है, यहाँ पर भी अलग है, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की भी अलग है। तो मतलब यहाँ पर हम मोलैरिटी इक्वेशन लगा दें, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m3 v3। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? बात समझ में आ रही है? तो अब इसे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझना है हमको? कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना यही समझना है कि ये जो आपके पास 1 लीटर है, तो ये v3 ही तो है, और हमने इससे पहले वाले में क्या पढ़ा था, v3 जो होता है v1 प्लस v2 होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि v1 और v2 का जो सम है वो आपके पास 1 है। तो यहाँ से v1 की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस v2। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो अब यहाँ देख लो m1 कितना दिया गया है 10, v1 को क्या लिख सकते हो 1 माइनस v2, प्लस m2 कितना दिया गया है 2, v2 क्या दिया गया है हमारे पास, एज यूजुअल रख दो क्योंकि एक टर्म तो ऑलरेडी v2 की टर्म्स में लिख चुके हो। यहाँ पर m3 क्या दिया गया 6, v3 क्या दिया गया 1। तो यहाँ देख लो 10 माइनस 10 v2 प्लस 2 v2 इक्वल क्या हो गया 6। अब यहाँ से v2 से आपका ये ऑलमोस्ट इस तरफ से उस तरफ ले जाओ 10 को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
और इनको आप ऐड कर दो तो -10v2 + 2v2, तो क्या हो जाएगा -8v2, और ये क्या हो जाएगा 6 - 10, तो -8v2 क्या आ जाएगा हमारे पास, -4, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4/8, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 लीटर। बात समझ में आ रही है। और जब आपके पास v2 आ गया 1/2 लीटर, तो v1 क्या हो जाएगा 1 - 1/2, मतलब ये भी क्या आ गया 1/2 लीटर। बात समझ में आ रही, क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गया हमारे पास। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को करते हैं कि जहाँ पर आपके पास नॉर्मली आपका 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स आपकी अननोन होती हैं, एक आपकी दी गई होती है। तो यहाँ पर v3 दिया गया था, v1 v2 निकाल लिया। ऐसे हो सकता है वॉल्यूम दिया गया, मोलैरिटी निकालनी है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, कैसे हम इन क्वेश्चन को ट्रैकल करेंगे। क्लियर। सो यहाँ से आपका मोलैरिटी का टॉपिक फिनिश हो गया। आई होप सारे टाइप्स हमने करा दिए। हाँ, इसमें एक टाइप्स और आपका हम करा सकते हैं, वो यदि सपोज करो कभी आयंस पूछ लिया जाए आपके पास, तो देख लीजिएगा हमारे पास मोलैरिटी ऑफ आयंस। तो इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम आपके पास। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 171 ग्राम मोलैरिटी ऑफ, और फिर उसके बाद यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए किसकी मोलैरिटी, Al2SO4 टू द होल थ्राइस की, फिर दूसरी एल्यूमिनियम आयन की, और तीसरा हमारे पास सल्फेट आयन की। क्लियर। ये 3 हमको क्या निकालने हैं, ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास, और किस में निकालने हैं, इन 171 ग्राम ऑफ Al2SO4 टू द होल थ्राइस इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कि भाई हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन लिखी हुई है और इसमें हमको क्या निकालना है, उसकी मोलैरिटी निकालनी है Al2SO4 टू द होल थ्राइस की, Al3+ की, और SO4 2- की, मतलब एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन की। तो सबसे पहले तो आप इसी की निकाल लो कि भाई इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो 171 ये इसका मास है, और इसका मोलर मास निकाल लो। तो 27 होता है एल्यूमिनियम का, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये हो गया 54 + 32 + 64। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 54 प्लस, और ये कितना होता है 96। तो ये हो गया 54 + 288। तो यहाँ से कितना आ गया 342 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारे पास इसका मोलर मास। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया आपने 342 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अभी पढ़ा के गए हम आपको, सेंटीमीटर क्यूब में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करा दोगे। तो यहाँ क्या आ गया 1/2, और यहाँ क्या आ गया 1/4। तो जब आपने ऐसा किया तो यहाँ से मोलैरिटी कितनी आ गई हमारे पास 2M। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो अब यहाँ से आपके पास मोलैरिटी उसकी आ गई। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास कि भाई इसकी मोलैरिटी आपके पास क्या हो जाएगी। इसकी मोलैरिटी हमने आपको फाइंड आउट करके बता दी कि भाई हमारे पास ये 1/2 आया, तो 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 आपका ऊपर चला जाएगा। क्लियर। तो ऐसे हम उसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आयंस की निकालनी है, तो मतलब हम इसको स्प्लिट करके दिखाएं, Al2SO4 टू द होल थ्राइस, और एक्वस सॉल्यूशन ले लें इसका हमारे पास। तो यहाँ से ये हमको आयन दे देगा, कौन से आपके पास एल्यूमिनियम, हमने पढ़ा हुआ है कि 3+ होता है, और 2 एल्यूमिनियम है, तो 2Al3+ एक्वस प्लस 3SO4 2- एक्वस। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो अब सिचुएशन क्या समझनी है आपको, सिचुएशन ये समझनी है कि इसकी मोलैरिटी कितनी है 2 मोल्स। बात समझ में आ रही है, इसकी मोलैरिटी 2 मोल्स है, और यहाँ पे मोल कितने थे आपके पास 1 था। तो रेशियो क्या था इनका 1:2:3 का। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो यदि 1 मोल्स की मोलैरिटी 2 हो गई तो ऑब्वियस सी बात है 2 वाले की कितनी हो जाएगी 4m, और 3 वाले की कितनी हो जाएगी 6m। बात समझ में आ रही है हमारे पास, लॉजिक क्लियर है। तो ये चीज़ हमको समझनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि यदि हमारे पास Al2SO4 टू द होल थ्राइस की मोलैरिटी 2m हो गई, कि मतलब 2 मोल्स है इन 1 लीटर में, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लीटर में इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 4, और इसके कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि रेशियो देखिए ना इसका 1 का डबल हो गया, तो इनकी मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी जस्ट डबल हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी थी कि जो मोलैरिटी फैक्टर है वो उसी रेशियो में वर्क करता है जिस रेशियो में आपका
स्टिचोमेट्रिक होते हैं, डैट मीन्स मोल्स होते हैं। क्लियर। सो यहाँ से मोलैरिटी पूरी तरीके से फिनिश होगी। हमने क्या पढ़ा, मोलैरिटी क्या होती है, कैपिटल एम क्या होता है, मोलर क्या होता है, सेमी मोलर, बाई मोलर, डेसीमोलर सारे पढ़े हमने आपके पास। हमने मास कैसे निकालते हैं पढ़ा, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं पढ़ा, डेंसिटी की हेल्प से कैसे मास वॉल्यूम में कन्वर्जन होता है पढ़ा। हमने मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ी, M1V1 इक्वल टू M2V2 पढ़ा। उसके बाद मिक्सचर्स के केस में भी मोलैरिटी पढ़ी हमने, क्या होती है मोलैरिटी इक्वेशन। और अब हमने पढ़ लिया आयंस में कैसे हम मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो आई थिंक यहाँ से मोलैरिटी बिल्कुल फिनिश होगी। अब स्टार्ट करते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड, फॉर्मेलिटी। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए जरा, फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ मोलर मास होता है, यहाँ फॉर्मूला मास होता है ना। बात समझ में आ रही है? तो जो फॉर्मेलिटी है हमारे पास, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से। क्लियर। फॉर्मेलिटी जो हमारे पास है देख लीजिएगा, इट हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ मोलैरिटी, but it is applicable only for ionic solids, where no discrete molecule exist। इसका बड़ा मतलब है भैया डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। लॉजिक समझिएगा हमारे पास क्या है कि यदि आपका सॉल्यूट जो हमारे पास है यदि वो आयनिक होगा तो इसका मतलब साफ है कि वो ब्रेक होगा, कभी वो आपका सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही? तो वही लिखा हुआ है कि वो आपको सिंगल मॉलिक्यूल कभी नहीं मिलेगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा, एलोन, अकेला मॉलिक्यूल कभी नहीं मिलेगा, वो हमेशा किस में मिलेगा, अपने आयंस में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे सपोज करिए NaCl है, आयनिक है, तो यदि बोला जाए कि भाई इसका मोलर मास कितना है, आप बता दोगे कि भाई 23 प्लस 35.5, आप बोल दोगे कि सर इसका 58.5 है ग्राम पर मोल, और यही इसका है फॉर्मूला मास। लॉजिक समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि मोलैरिटी हैज़ द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ फॉर्मेलिटी। फर्क सिर्फ इतना है कि फॉर्मेलिटी एप्लीकेबल होती है आयनिक सॉल्यूट्स पे। एक नाम दे दिया गया उसको, क्या, फॉर्मेलिटी को एक नाम दे दिया गया है कि आपके पास वो वर्क करेगी सिर्फ और सिर्फ आयनिक सॉल्यूट्स पे। बात समझ में आ रही? वैल्यू उसकी सेम होगी, उसकी जो यूनिट है वो भी क्या होगी, सेम होगी जो मोलैरिटी की। फर्क सिर्फ इतना है, उसका सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहाँ से फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, इन लीटर। कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। अच्छा, इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है हमारे पास। आप देख रहे होगे कि आपने मोलैरिटी पढ़ी थी तो भी यही फॉर्मूला था, फॉर्मेलिटी में भी यही फॉर्मूला है, मतलब दोनों में नीचे वॉल्यूम आ रहा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास, यहाँ पर आप नोट लगा के लिख लीजिएगा कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जैसे वाटर होता है, अब वाटर को हीट करते हो तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होने का मतलब ज़्यादा स्पेस कवर करता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ऐसी टेम्परेचर यदि बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? टेम्परेचर कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वॉल्यूम कम होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो डैट मीन्स देखो, टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मेलिटी कम ना हो जाएगी, मोलैरिटी होगी तो क्या कम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलैरिटी हो चाहे फॉर्मेलिटी हो, वो किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे। एंड दैट इज द रीजन कि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने पर ये चेंज हो जाती हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि मोस्टली कैलकुलेशंस में ये यूज नहीं करी जाती। बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर के डिपेंडेंट होती हैं, और यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये इनकी वैल्यू कम हो जाती है। टेम्परेचर कम कर दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो मोलैरिटी हो या फॉर्मेलिटी हो, बोथ आर डिपेंडेंट टू द टेम्परेचर। ये चीज़ आपको याद रखनी थी।
क्लियर। अब इसका फॉर्मेलिटी के लिए लिख लीजिएगा हमारे पास, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, हाउ मच KCl रिक्वायर टू डिजॉल्व टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 F सॉल्यूशन। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि कितनी KCl हमारे पास रिक्वायर होगी जो आपके पास इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें डिजॉल्व हो। क्लियर, तो ये वही कंडीशन है जो हमने आपको पढ़ाई थी आज मोलैरिटी में। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि भाई वॉल्यूम दिया गया होता है, मोलैरिटी दी गई होती है। क्लियर, तो आपको करना क्या होता है, और यहाँ पर आपके पास सब्सटेंस दिया गया होता है। कुछ याद आ रहा हो शायद, है ना, हमने पढ़ा हुआ था, शायद आपको याद हो कि 2m ऑफ 250 ml ऑफ H2SO4 ऐसे कुछ पढ़ा हुआ था। तो 2m का मतलब यहाँ पर आपके पास कुछ वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा था, मोलैरिटी के बारे में। यहाँ क्या दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था, यहाँ क्या दिया गया था, सब्सटेंस दिया गया था। तो हमने बताया था कि जब कभी भी आपको उसका मास कैलकुलेट करना हो, हाउ मच KCl का मतलब मास की बात कर रहा है, तो क्या करो, जो मोलैरिटी है, यहाँ पर मोलैरिटी की जगह क्या दी गई है, फॉर्मेलिटी कितनी दी गई है 0.1, वॉल्यूम कितना दिया गया 1 लीटर। जब लीटर में होगा तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करेंगे, और सब्सटेंस का मोलर मास, तो मोलर मास इसका कितना है 39 + 35.5 मतलब 74.5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7.45 ग्राम KCl चाहिए यदि हमको इतना सॉल्यूशन बनाना है। तो बात समझ में आ रही है, जैसे मोलैरिटी को मोलर कहते हैं वैसे ही फॉर्मेलिटी को फॉर्मल कहते हैं। लॉजिक समझ में आ रही है। अब फॉर्मल ड्रेस में समझना, जो पहन के पहुँच जाए स्कूल में, बोले सर हमको फॉर्मेलिटी पढ़ा दीजिए। खैर, नए लास्ट टॉपिक पे आते हैं आपके पास आज की क्लास के, जिसका नाम है मोलैलिटी। बोलो सर फिर से उसी पे आ गए क्या, इतना लंबा तो टॉपिक था मोलैलिटी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपके पास। अब मोलैलिटी है तो जैसे मोलैरिटी थी मोलर, फॉर्मेलिटी थी फॉर्मल, ऐसे ही हमारे पास मोलैलिटी होती है मोलल। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी टर्म है, जितनी भी कैलकुलेशन करी जाती है वो इसी पे करी जाती हैं। तो अब इसका मतलब ये तो फैक्ट है कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, देख लेते हैं ज़रा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोले सर इसमें भी वही, हाँ, बट डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा अपॉन में, लेकिन आपके पास मास हो जाएगा किसका, सॉल्वेंट का। तो देख लीजिएगा हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, इसको नोट करते हैं स्मॉल m से। क्या हो जाएगा आपके पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट और ब्रैकेट में kg। अब इसकी बोला जाए कि यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट बहुत सिंपल सी है कि भाई मोल्स की यूनिट क्या हो गई मोल, और इसकी क्या हो गई kg। तो क्या हो गया मोल पर kg। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिनोमिनेटर में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, और यदि वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो मतलब ये आपका टेम्परेचर के क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मोलैलिटी जो होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दैट इज़ द रीजन कि आप 12th में पढ़ोगे कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बोले सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। आगे पढ़ोगे आप सॉल्यूशंस में कि जितनी भी होती हैं सारी आपके पास इसी पे वर्कआउट करती हैं, किस पे, कैपिटल M पे, स्मॉल m पे। बात समझ में आ रही है। सो दैट इज़ द रीजन, चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हमारे पास। देखिए कि जरा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड मोलैलिटी ऑफ CaCO3 in a solution of 0.85 gram of 0.85 gram of CaCO3 in 100 centimeter cube of a liquid of density 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कंडीशन हमारे पास दी गई है। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि मोलैलिटी निकालनी है किसकी, CaCO3 की,
इन अ सॉल्यूशन ऑफ 0.85 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ लिक्विड, और डेंसिटी उसकी दी गई है हमारे पास इतनी। तो भैया जहाँ कहीं डेंसिटी हो मतलब समझ लो मास वॉल्यूम में कुछ ना कुछ दिक्कत है। यदि आपने पहला कंसंट्रेशन टर्म्स का वीडियो देखा हुआ है और इसको भी देख लिया तो बहुत स्ट्रांगली आपके पास ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। और यदि ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया तो एक तरीके से इसको IUPAC समझिए। जैसे IUPAC होती है ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट एज वेल एज उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स, यदि ये एक बार माइंड में आ गई तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा जरिए ने इसको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि बाकी डिटेल में नहीं पढ़ाते, खैर देख लीजिएगा। मोलैलिटी निकालनी है CaCO3 की, तो भाई ये तो फैक्ट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अब देखो जरा कि सोल्यूट कितना है, यहाँ पर मास दिया गया है हमारे पास 0.85 और इसका मोलर मास, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब मास अपॉन मोलर मास, तो मास तो गिवन है, मोलर मास निकाल लो इसका भाई कितना हो जाएगा। तो Ca कितना है 40, कार्बन कितना है 12 और ये कितना 48, तो 100 आ गया हमारे पास, 100 ग्राम पर मोल। क्लियर। तो अपॉन में आ गया 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बात समझ में आ रही। तो अब देखो इन अ लिक्विड, तो ये ऑलरेडी कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन नहीं कह रहा है। यदि सॉल्यूशन कहता तो क्वेश्चन चेंज होता है, उसका भी करा रहे हैं अभी हम, बट यहाँ क्या कह रहा है लिक्विड, इसका मतलब सॉल्वेंट अलग है, सॉल्वेंट तो लिक्विड है। बात समझ में आ रही, सॉल्यूशन की तो बात कर रहा है नहीं इसने। तो दैट इज रीजन की ऑलरेडी सॉल्वेंट दिया गया है, तो हम इसका मास निकाल लें अपॉन उसको kg में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें। देखो जरा इसका मास कैसे निकालोगे, तो हमने पढ़ा हुआ है डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। अब बोलो सर ये क्या है, रो बताया था आपको हमने पहले लेक्चर में RH0। तो यहाँ से यदि हमको मास निकालना है तो क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या दी गई है 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या दिया गया हमारे पास 100, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 85 ग्राम। क्लियर, बात समझ में आ रही है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम। अभी 85 ग्राम आ तो गया, हमको क्या चाहिए किलोग्राम में, तो 1000 का आप डिवाइड करा दोगे। क्लियर। तो अब आप देख लो 0.85 और इससे मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा 1000 का, अपॉन में क्या आ जाएगा 85 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो 100 से कितने टाइम्स गया 10 टाइम्स, और 85 से कितना चला गया हमारे पास, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। 85 से 85 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 1/10, कहने का मतलब 0.1 मोल पर kg। कोई प्रॉब्लम। एक बार फिर से देख लो कि मोल्स निकालने थे तो मास अपॉन मोलर मास, तो भाई 0.85 ग्राम दिया गया था तो हमने उसको मास अपॉन मोलर मास कर दिया, अपॉन जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है। तो मास कैसे निकाला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। डेंसिटी दी गई थी 0.85, वॉल्यूम दिया गया था 100, तो क्या आ गया हमारे पास 85, उसको कन्वर्ट कर लिया kg में, तो 1000 से डिवाइड करा दिया, 1000 चला गया सबसे ऊपर, और 85 इंटू 100, 100 से 10 टाइम्स, 85 से 85 कैंसिल आउट कर दिया, पॉइंट लगा हुआ था 2 जीरो बढ़ गए, 10 से 10 1/10। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ओके देख लेते हैं जरा एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 1 m सॉल्यूशन ऑफ NaNO3 having solution density 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। अब देखते जरा इसको क्या करते हैं। तो भाई देखो ये 1m लिखा हुआ है, तो 1m का तो बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब था भाई, अभी पढ़ा था हमने मोलैलिटी में क्या, कि भाई 1 मोल थे हमारे पास किसके, NaNO3 के, कितने में हमारे पास 1 लीटर में। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, बोले नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ रही कि 1 मोल था NaNO3 का इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये हमारे पास दिया गया था। तो अब यहाँ से यदि मोलैलिटी निकालनी है तो भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट NaNO3 के तो मोल्स आपके पास आ गए कितने 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। बोले सर यहाँ तो सॉल्यूशन दिया गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा। तो देख लो जरा आप, ये 1 लीटर दिया गया है और ये डेंसिटी दी गई है, तो मतलब यहाँ से ये निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, जो वॉल्यूम दिया गया है और जो उसकी डेंसिटी दी गई है। तो डेंसिटी किस में दी गई है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका लीटर जो वॉल्यूम है वो भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। हमने पढ़ा हुआ है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 1250 ग्राम। अब ये बोलो सर आपने ये क्यों निकाला, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट आना चाहिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकल के आएगा, जब भाई आपके पास
सॉल्यूशन का मास हो माइनस मास किसका हो आपके पास, सॉल्यूट का। क्लियर, यही तो हमने पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो यदि हमें मास चाहिए किसी का भी तो सॉल्यूशन के मास से उसका दूसरे वाले का मास सब्ट्रैक्ट करा दो, तो सॉल्यूट का मास हमारे पास फाइंड आउट हो जाए, सब्ट्रैक्ट करा दो, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, उसको यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। खैर, तो यहाँ से देख लो सॉल्यूट कितना 1 मोल सॉल्यूट है, तो 1 मोल का मतलब यहाँ से इसका जो मोलर मास होगा वही उसका मास होगा। कहने का मतलब 23 + 14 + 48, तो कितना आ गया हमारे पास 37, 85 ग्राम पर मोल। क्लियर, अब इसी में यदि 1 मोल का मल्टीप्लाई करा दो तो 85 ग्राम आ जाएगा। ये तो पढ़ा है। मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास। देखो यदि मोल निकालना नहीं आता ना बहुत दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए मोल निकालने का वीडियो देखो ही देखो कैसे भी करके, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जरूर देखो वरना दिक्कत बहुत होगी, ये चीज़ आप याद रखना। तो मास कितना आ गया 85, तो 1250 में यदि हमने 85 सब्ट्रैक्ट करा दिया, देख लो यहाँ से 5, 6, 1165 ग्राम। क्लियर, अब यहाँ पर आपने रख दिया 1165, और क्योंकि केजी में होना चाहिए इसलिए 1000 का डिवाइड करा दिया, तो यहाँ से 1000 चला गया ऊपर, 1165 बचा नीचे, 5 से कैंसिल आउट कर दिया आपने, 200, 5 से 3, 1, 3, अब 233 से आप डिवाइड करा दो 200 में, तो यहाँ से पॉइंट लग गया 0, 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 8 टाइम्स कर दो, ओके, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा दो, ओके, और तो जाएगा नहीं भाई, ठीक है, आगे और कराओगे क्या 5 बार, ठीक है, 5 टाइम्स 6 बार, 6 बार नहीं 5 टाइम्स, तो नियर अबाउट 0.85 मोल पर केजी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सो यहाँ से आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, 5 पहले वीडियो में, 3 अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, अच्छे से पढ़िएगा प्रॉपर तरीके से। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नोट्स चाहिए यदि आपको इसके तो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। RC क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। ओके, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए। टिल देन बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।